इंडियन आर्मी में कर्नल पाकिस्तान। एक पद होता है कर्नल जनरल स्टाफ इन ब्रैकेट पाकिस्तान। जब वो कॉल बुक करता है या अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करता है कि मैं कर्नल जीएस पाकिस्तान, तो वो घबरा जाता है कि अरे ये पाकिस्तानी कहाँ से आ गया। फौज में जो रैंक का गणित होता है कि मेजर लेफ्टिनेंट से सीनियर है, पर मेजर जनरल जो है लेफ्टिनेंट जनरल से जूनियर है। इसकी क्या क्रोनोलॉजी सर? तो इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हम रैंक पर काफ़ी भरोसा देते हैं, लेकिन जब फॉर्म भरे जाते हैं तो ये उसमें या तो मिस्टर होता है या मिसेस होता है। आर्मी या नेवी एयरफोर्स रैंक तो होते नहीं है। तो जब हम अपना नाम भरते हैं, मान लो एक होटल रिजर्वेशन में, तो वो मिस्टर मेजर जनरल या मिस्टर जनरल मनोज नरवणे करके नाम दिया जाएगा। जब हम होटल में जाएंगे तो वो हमें मिस्टर जनरल करके बुलाएंगे, तो उनको पता ही नहीं है कि ये नाम नहीं है बल्कि एक रैंक है। तो इतनी जो है कहता हूँ एक तरह से इग्नोरेंस है हमारे बीच में कि फ़ौज कैसे मतलब चलती है। तो इसी रैंक के सिलसिले में जैसे आपने अभी कहा कि मेजर तो लेफ्टिनेंट से सीनियर होता है, लेकिन मेजर जनरल, लेकिन जैसे भी गणित बढ़ता रहता है तो वो जूनियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल से जूनियर आता है। तो इसके पीछे दो राज हैं या दो कहानियाँ बताई जाते हैं, उसमें से कितनी सच्चाई है कितनी नहीं कह नहीं सकते, इसीलिए मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। एक और बड़ा अच्छा मुझे लगा सर कि जो नेवी का कैप्टन होता है वो कर्नल के बराबर होता है, लेकिन आर्मी ऑपरेटर ने कैप्टन सुनकर जूनियर समझ लिया था। हाँ, तीनों सेनाओं में भी अलग अलग। हाँ, तो तीनों सेना में अलग रैंक है, और दो रैंक ऐसे हैं जो कि एक है लेफ्टिनेंट का रैंक नेवी में, जो कि आर्मी के लेफ्टिनेंट से सीनियर है, और एक है ये कैप्टन का रैंक नेवी में, वो जो फिर से आर्मी के रैंक से सीनियर है। और इसीलिए नेवी में जब इन दो रैंक का इस्तेमाल किया जाता है तो हमेशा आगे ब्रैकेट में इंडियन नेवी लिखते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये कैप्टन नेवी वाला ये जूनियर नहीं सीनियर है या ये कैप्टन आर्मी वाला जूनियर है। बट अब जैसे सीडीएस आ गए हैं, बड़ा पद आ गया, आप खुद तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी आपने संभाली, तो ये रैंक्स को बराबर नहीं करना चाहिए था क्योंकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए? कई सेनाओं में ऐसे है जी कि एयरफोर्स और नेवी के रैंक उन्होंने एक जैसे रखे हैं, और वो कहते हैं कर्नल एयरफोर्स, अलग से ग्रुप कैप्टन नहीं कहते हैं, जो कि कर्नल का इक्विवेलेंट है। लेकिन उन फौजों में भी जो नेवी के रैंक है वो फिर भी नेवी वाला ही सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम, क्योंकि नेवी ज़्यादातर और दुनिया भर में घूमती है, तो इसलिए प्रैक्टिकल चीज़ है कि सभी को एक रैंक का मालूम हो। बट एक जो सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक लगा आपकी किताब में वो था इंडियन आर्मी में कर्नल पाकिस्तान। फिर वो किस्सा कि फोन गया और उसने फोन रख दिया, से लगा पाकिस्तान से कॉल आ रहा है, तो ये कर्नल पाकिस्तान। तो एक चीज़ होती है रैंक, और एक होता है कि आप कौन से पद को संभाल रहे हो। तो आप अगर एक कर्नल हो तो एक यूनिट के कमान अधिकारी हो सकते हो, लेकिन आप किसी हेडक्वार्टर में जाते हो तो आप उसी रैंक में, कर्नल के रैंक में, आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सभी एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें देखते हैं। उसी तरह एक पद होता है कर्नल जनरल स्टाफ इन ब्रैकेट पाकिस्तान। उसका काम है कि पाकिस्तान के बारे में जितनी जानकारी है, जितने न्यूज़पेपर कटिंग है, इंटरनेट है, रिसर्च है, किताबें पढ़ते रहो, पाकिस्तान के बारे में जानकारी हासिल है। तो जब वो कॉल बुक करता है या अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करता है कि मैं कर्नल जीएस पाकिस्तान, तो वो घबरा जाता है कि अरे ये पाकिस्तानी कहाँ से आ गया हमारे बीच में। तो ये केवल पाकिस्तान का ही कर्नल होता है या चाइना का भी हमने रखा है, बाकी देशों का भी? कर्नल जीएस चाइना भी है, क्योंकि ये दो देश खास करके हम इनके ऊपर ध्यान रखते हैं। ओके। और बाकी भी हम ऑफ कोर्स पूरे नेबरहुड को देखते हैं बाकी देशों के ऊपर, लेकिन वो एक जनरल ही है। लेकिन ये दो अपॉइंटमेंट ऐसे पद हैं जो कि फोकस इनका इन दोनों देशों के ऊपर होता है। तो ये सभी को ये आर्मी में भी कंफ्यूजन इस बात को लेके? हाँ, कई बार जिन लोगों को मालूम नहीं होता, क्योंकि एक बहुत स्पेशलाइज्ड अपॉइंटमेंट है, सभी को इनके बारे में शायद जानकारी ना हो।
मैं आपके फौज के सर और इस किताब में किस्से पढ़ रहा था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो मेरा फेवरेट किस्सा आया वो था बदला राम जी के राशन का किस्सा, कैसे वो नहीं रहे लेकिन उसके बावजूद एक्स्ट्रा राशन। ये बदलू राम की कहानी एक्चुअली सबको दिलचस्प लगती है। ये बदलू राम एक सिपाही था असम रेजिमेंट का, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब कोहिमा इम्फाल की लड़ाई हो रही थी और जापानीज़ फौजें धीरे धीरे आगे बढ़ के पूरे ब्रिटिश फौज को घेर रही थी, जिसमें ये असम राइफल्स का भी टुकड़ी थी, तो लड़ाई के शुरुआती दिनों में ही इसकी मौत हो जाती है। और अमूमन ऐसे कुछ रोज़ एक कितनी नफरी है उसका रिपोर्ट जाता है, और उस नफरी के बराबर जो है राशन आता रहता है। लेकिन लड़ाई के हालत में इतनी गोलाबारी के बीच वो जो जिसकी ज़िम्मेदारी थी वो भूल जाता है कि इसका नाम हम उस नफरी से निकाल दें, उस स्ट्रेंथ से निकाल दें। तो इसीलिए अगले कुछ दिनों हफ्तों तक उसका भी राशन आता रहता है, और एक वक्त ऐसे आता है जबकि ये पूरी टोली घेरी जाती है, और फिर उनको जितना उनके पास राशन है उसी के ऊपर अपना काम चलाना है और ज़िंदा रहना है। तो इस आदमी का जो एक्स्ट्रा राशन आया था उसके बदौलत वो और 4-6 दिन लड़ पाते हैं। और इसके ऊपर फिर आगे जाके जब ये कहानी निकली तब एक ब्रिटिश अफसर ने एक गाना बनाया उसके ऊपर, बदलू राम जमीन के अंदर, कि बदलू राम का बदन। और उसके बोल हैं कि बदलू राम का बदन ज़मीन के नीचे है लेकिन उसका राशन हम खाते हैं। तो एक मतलब मज़ेदार भी कहानी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक मॉर्बिड भी है कि बदन नीचे है और अब खाना खा रहे हो, तो मतलब दोनों चीज़ों के बीच में जो। और ये असम रेजिमेंट का एक बहुत ही मशहूर गाना है जो उनका एक किस्म का रेजिमेंटल सॉन्ग बन गया है, और जो भी इसको सुनता है वो जोश पैदा करने वाला गाना है। सर, भारत में सिर्फ 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, क्या वो रैंक अब इतिहास की शोभा बनकर रह गई है? क्योंकि फील्ड मार्शल उतने नहीं हुए इंडिया में। हमारे पड़ोस पे तो बिना जीते ही दे देते हैं सर। अभी आसिम मुनीर साहब ने बिना जीते हुए लगा लिया। जैसे मैं इस किताब में पहला चैप्टर ही रैंक्स के बारे में है, और उसमें मैं दोनों फील्ड मार्शल्स का जिक्र करता हूँ, और ये भी जिक्र करता हूँ कि रैंक बने क्यों। रैंक बने क्योंकि उसकी एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास 3 बटालियन है तो 3 बटालियन का कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपको एक ब्रिगेड कमांडर चाहिए, एक ब्रिगेड चाहिए। इसी तरह वो हायरार्की बनता रहता है। तो अभी हम जैसे एक आर्मी है, लेकिन दूसरे महायुद्ध में कई देशों के आर्मी थे, तो दोनों आर्मीज़ के जो जनरल हैं उनके ऊपर कोऑर्डिनेट करने के लिए एक फील्ड मार्शल भी चाहिए था। तो इट वाज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एक ज़रूरी था एक फील्ड मार्शल होना। ठीक है। लेकिन अभी हम वी आर वन आर्मी ओनली। मैं इनके कुछ क्वेश्चंस में उससे जल्दी करता हूं। मैं एक जैसे सीडीएस पद आया, अब सीडीएस पद तीनों आर्मी चीफ का प्रमुख आता है। पहले जब मैं सुनता था तो आर्मी चीफ जो थे उसका एक अपना रुतबा रहा करता था। अब क्योंकि सीडीएस भी आ गया है जो तीनों सेनाओं का है, तो क्या जो आर्मी चीफ है उसकी भूमिका थोड़ी प्रशासक के तौर पर हो गई है, या वो पावर अभी भी उनके पास है जैसी पहले रहा करती थी? क्योंकि आप तो दोनों पदों पर रहे हैं। देखिए, जो अभी सिस्टम है तो ऑपरेशनल कमांड जो है वो सिर्फ अभी भी तीनों सर्विस चीफ्स के पास ही है। ओके। वो सीडीएस के पास नहीं है। सीडीएस इज मोर अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड। लेकिन अगर आपको खास करके एक जब थिएटराइजेशन भी हो जाएगा और आपको अगर सही तरीके से मिलिट्री रिफॉर्म करने हैं, तो मैं समझता हूँ कि सीडीएस को भी ऑपरेशनल एक रोल मुख्य तौर पर मिलना चाहिए, नॉट जस्ट एज चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। पहले चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों चीफ्स में से जो सीनियर होता था वो चेयरमैन बन जाता था। अब सीडीएस होने से वो परमानेंट चेयरमैन हो गए और बाकी 3 चीफ वो इसी कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन इस कमेटी में सीडीएस के पास ऑपरेशनल रोल नहीं है, हालांकि वो चेयरमैन है। वो सीडीएस एक भी टुकड़ी कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिला सकता। तो ये डाइकोटमी नहीं है, राष्ट्रपति जैसा पद है कि एक तरफ से आप तीनों के ऊपर हो लेकिन आपके पावर्स में एक भी जो ऑपरेशनल कोई ये नहीं।
तो आगे जाके खास करके जब थिएटराइजेशन बनेंगे और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनेंगे तो इस डाइकोटोमी को भी मेरे ख्याल से दूर किया जाएगा। मैंने कई पॉडकास्ट किए सर जिसमें हस्बैंड आर्मी में थे, वाइफ एयरफोर्स में थी, या और बहुत सारे लोग, तो जब भी वो आपस में बैठते हैं तो उनमें आपस में एक अनसेड कंपटीशन सा होने लगता है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में तीनों अपने आप को अलग अलग तरीके से, एक राइवलरी तो होनी चाहिए, राइवलरी है। तो जब आप तीनों सेनाओं का पद संभाल रहे थे, तीनों सेनाओं को, सबसे मुश्किल कोऑर्डिनेशन में क्या आ रहा था? आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा। कोई किस्सा बताना चाहे जहां कोऑर्डिनेशन में थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ा? नहीं देखिए, या आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखा जो आर्मी चीफ रहते आपने नहीं देखा होगा? नहीं, ये तो नहीं, क्योंकि चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के मीटिंग तो होते रहते, तो हम हमेशा बातें कर ही देते। और जनरल रावत का जब एक्सीडेंट में वो गुजर गए तो मेरे रिटायर होने तक 2-3-4 महीने ही बाकी थे, और एक तौर पे मैं एक टेम्पररी हेड था काम चलाने के लिए। तो इट वाज उस 3-4 महीने के दौरान हमने ऐसे कोई ख़ास मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं की जहाँ पे हमें कोई ऐसे डिसीजन लेने पड़े जो कि एयरफोर्स, नेवी। बट इनके कोऑर्डिनेशन में कुछ इश्यूज होते हैं सर, क्योंकि जैसे कहा ना, तीनों का एक अनसेड अपना एक गरिमा है, एक अपना। हाँ, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होते हैं, और इसीलिए जो है महसूस किया गया कि एक CDS होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एक बड़े साधारण मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि तीनों के पास कमांडोज हैं, आर्मी के पास गरुड़ हैं, एयरफोर्स के पास मार्कोस है, नेवी के पास, और तीनों कमांडोज के पास जो बेसिक हथियार है वो अलग अलग है। तो तीनों लोग अलग अलग वो हथियार इस्तेमाल करते हैं, अलग परचेज़ करते हैं। अलग परचेज़ मतलब अलग मेंटेनेंस, अलग उसका एमिनेशन। तो अगर तीनों कमांडो ही हैं तो तीनों के पास एक ही हथियार क्यों नहीं हो सकता, एक ही किस्म का हथियार? तो ऐसे चीज़ें जो है, इसीलिए एक अगर एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी हो तो एक वो सिनर्जी ला सकता है, और उस सिनर्जी के साथ वो इकोनॉमी भी होगा। क्योंकि जब अब छोटे नंबर्स में 3 लोग खरीदेंगे और बड़े नंबर में ज़्यादा संख्या में कर तो अपने आप उस चीज़ की कीमत भी कम हो जाएगी, बेहतर होगा। तो इसीलिए वो हेडक्वार्टर आइडियाज़ जो है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और DMA। सर, आपकी किताब पढ़ते वक्त मुझे एक बड़ी रोचक चीज़ पता लगी। इस किताब में आपने चकदे फट्टे का बताया हमें। जी हाँ। मुझे लगता था ये कोई पंजाबी डायलॉग है। किताब पढ़कर मुझे पता लगा भाई ये तो रणनीति का हिस्सा है। जी हाँ। चकदे फट्टे, फट्टे उतारने का। तो ये एक तरह से मेरा भी फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि मैं भी सिख लाइट इन्फेंट्री से हूँ, और चकदे फट्टे तो हम भी आमतौर पर कहते थे। लेकिन एक बार मुझे भी लगा कि ये क्यों कहते हैं, तो इसलिए मैंने भी इसके ऊपर सोच विचार करने लगा मैं। और फिर ये खुलासा हुआ कि तो एक तरफ से ये क्लासिफाइड आप कह सकते हो। हाँ। खुलासा हुआ कि सारे चकदे फट्टे कहते हैं। मूवी भी बनी चकदे फट्टे, वो घोसला का घोसला में वो गाना भी है चकदे फट्टे। और अभी हम ऐसे ही एक दूसरे को उत्साह देने के लिए भी कहते हैं चकदे फट्टे। हाँ। लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि और सारे कहानियाँ जो इस किताब में, इन सभी का जो जड़ है वो सैन्य इतिहास में, मिलिट्री हिस्ट्री में। तो जब मुग़लों और सिख के बीच में लड़ाई होती थी तो सिख घोड़े सवार मुग़ल के कैंप पर अटैक करते थे, और क्योंकि मुग़ल आर्मी ज़्यादा बड़ी थी तो उनके जो है छोटे छोटे रेड होते थे, और वो रेड करके वो फिर निकल जाते थे। लेकिन वापस जाते वक्त मुग़लों ने जो पुल बनाए थे, क्योंकि उनको बड़े पुल चाहिए थे अपनी बड़ी फ़ौज ले जाने के लिए, तो उन लकड़ी के पुल के फट्टे निकाल देते थे ताकि वो मुग़ल उनका पीछा ना कर सके। और वो जाते वक्त एक दूसरे को प्रोत्साहन देते थे कि हाँ कि चकदे फट्टो, चकदे फट्टे, कि अभी हम निकल गए हैं, अभी आप फट्टे निकाल सकते हो, ताकि इसके बाद हमारा कोई जवान उस तरह नहीं रहा। एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा था सर, 2 बोतल 3 गिलास। तो वो भी एक किसी ज़माने में छुट्टी मंजूर हुई तो 2 बोतल 3 गिलास, तो आपस में ये। लेकिन ये इसमें ये लिखने का मकसद ये था कि वो शेयरिंग है, कि 2-3 लोग 2 बोतल बियर शेयर करें, तो तीनों एक एक भी ले सकते थे। ये नहीं कि एक एक क्यों ना हो, लेकिन 3 लोग 2 बोतल क्यों? क्योंकि वी आर शेयरिंग, कि हम एक ही परिवार का हिस्सा है और हम आपस में शेयर करके ये कार्रवाई कर रहे हैं।
सर जो जवान होते क्या वो भी मोबाइल फ़ोन के नशे में है, रील्स बनाने के, या ये सिस्टम बढ़ा है? नहीं, मोबाइल फ़ोन अभी तकरीबन सभी के पास है। हाँ, और हमारे जैसे अभी रील्स की बीमारी दुनिया में सबको लग गई है, तो क्या ये इंडियन आर्मी में जो जवान होते हैं अभी तक जवानों के बीच में तो नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उनके फैमिलीज़ में तो आ रहा है, उनके लेडीज़ बना रहे हैं, उनके बच्चे भी थोड़ा थोड़ा बनाने लगे हैं। और हमें थोड़ा सा इसके ऊपर, हालांकि अभी मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर हमें सावधानी भी, या सावधान करने की ज़रूरत है लोगों को, कि जो रील बना रहे हैं उससे अनजाने कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो, कि बैकग्राउंड में कोई इक्विपमेंट नज़र आए, क्योंकि बैकग्राउंड तो होता ही है, या कहीं कि मैं फलाने इलाके में हूँ, या मैं अपने पति के साथ बठिंडा में हूँ, तो ऐसे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा।